हेलो बच्चों। हेलो 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 हेलो। हेलो गाइस। आ जाइए, जल्दी जुट जाइए भाई, फटाक से फटाक से फटाक से। जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी जुड़ते जाओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की हम लोग बात कर रहे हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर आज हम नया शुरू करने जा रहे हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, 33 नंबर सीरीज है, विजय सीरीज हमारी चल रही है। बायोलॉजी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम करेंगे। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार, बेहतरीन, दमदार क्लास होने वाली है ना? क्या शानदार क्लास! अरे बेहतरीन क्लास है भाई, ओ भाई। हाँ, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th एनसीईआरटी के एमसीक्यू सेशन, है ने? बोलो हाँ या ना। हाँ जी हाँ, है ना? अरे बायो है भाइयो, बायो लो जी, है ना? हाँ जी। तो बच्चों शुरू कर दें आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, फुल प्रूफ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की शुरुआत फूल से हो रही है। फूल का पुंकेसर भाग होता है। द स्टेमन इज डेस पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमन जो है ना बच्चों, वो फ्लावर का किस तरह का पार्ट है? भाई एक फ्लावर में अलग अलग भाग होते हैं, स्टेमन भी होगा, स्टिग्मा भी होगी, है कि नहीं है? तो आपको ये बताना है कि भाई स्टेमन जो है वो किस प्रकार का भाग है। एक तो नर जनन अंग है, न्यूट्रल ऑर्गन्स है, मादा जनन अंग यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कि स्टेराइल ऑर्गन है। बताओ देखे। पवन जी, अंजू, अंकित, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। ए होगा सर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, है ना? याद रखो इस बात को कि ये जो पुंकेसर है जिसको आप स्टेमन कहते हो, ये बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ध्यान रख लेना। एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछ लूं, बताओ देखे, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन एक फ्लावर के अंदर मादा लैंगिक अंग को क्या कहोगे? बताओ। मादा जनन अंग, एक पुष्प में मादा जनन अंग को क्या कहोगे? बताइए देखें, क्या नाम होगा उसका? कार्पल होगा, वेरी गुड। कार्पल भी बोलते हैं, और एक और नाम है गाइनोसियम भी बोलते हैं। गाइनोसियम भी इसका नाम है बेटा, मतलब कि जायांग, इसको हम जायांग भी कहते हैं। और बेटा इसको हम अंडप भी बोलते हैं। अंडप मतलब क्या? कार्पल। इसी तरह से बच्चों, इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जब अपन बात करेंगे ना, तो इसको अपन स्टेमन भी कहते हैं और एंड्रोसियम भी कहते हैं, ध्यान रखना। एंड्रोसियम और स्टेमन ये दोनों ही नाम है इसके बच्चों, है ना? सेशन एक बार शेयर कर दो सारे बच्चे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, शानदार भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ, प्रत्येक पुंकेसर बना होता है। एक स्टेमन के कितने भाग है ये आपको बताना है। बताओ बेटा। ओवरी एंड स्टाइल, पेटल एंड सेपल, एंथर एंड फिलामेंट, स्टिग्मा एंड स्टाइल। आपको यह बताना है कि एक स्टेमन के पुंकेसर के कितने भाग होते हैं। लकी जी बता दो। बहुत ही बढ़िया, संगम, माही, शिवम, सागर, वाह जी वाह, एकदम बेहतरीन, दमदार, शानदार आंसर देते रहो। और सेशन प्लीज शेयर कर दो। एक बार ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास आप पहुंचा दीजिएगा।
और हर बच्चे को ये बता दीजिएगा कि विजय परिवार के इस विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर लगातार बेहतरीन और शानदार क्लास आपके लिए हम लेके आते हैं। आप डेली जुड़ें, बड़ी संख्या में जुड़ें और डेली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बहुत बढ़िया उषा, नीतीश, बहुत ही बढ़िया प्रीति बेटा, नवनीत, अभिषेक, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। एंथर और फिलामेंट, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये है आपका स्टेमन, है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब मेरे को बताना, ये जो स्टेमन है बेटा, इसका ये जो ऊपर वाला पूरा भाग है, इसको तो अपन एंथर या परागकोश कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? परागकोश। और ये स्ट्रक्चर जो है, इसको अपन बोलेंगे फिलामेंट, तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु या फिलामेंट। बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। तो इसीलिए ये आपका सही होगा, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट ये किसके भाग हैं? ये भाग है बच्चों स्टेमन के। देखो बच्चों, ओवरी और स्टाइल ये तो बेटा कार्पल के भाग होते हैं, ध्यान रखना। और पेटल, सेपल ये तो फ्लावर के सबसे बाहर वाले भाग है, सबसे बाहर और उसके अंदर वाले सहायक जनन अंग है ये, है कि नहीं? ऐसे रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना। और ये भी बच्चों कार्पल के ही भाग है ना, अंडप के। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? बिल्कुल चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, द बाइलोब्यूलर एंथर इज कॉल्ड। बेटा द्विपालित परागकोश को और किस नाम से जानते हैं? बताइए देखें। दो पाली वाला जो परागकोश होता है, या आप यूं समझ लो सामान्यतः एक जो परागकोश है उसे हम किस नाम से जानेंगे? बताइए। मोनोथीकस, डाईथीकस, पॉलीथीकस या हेमीथीकस? बताइए देखें। बाइलोब्यूलर, दो पाली वाला परागकोश क्या कहलाएगा बच्चों? डाईथीकस कहलाता है बेटा, याद रखना। डाईथीकस कह दो या बेटा बाइलोब्यूलर कह दो, एक ही बात है, एक ही बात है बच्चों, ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? बिल्कुल चलिएगा, बिल्कुल चलिएगा। क्वेश्चन है, ईच एंथर लोब हैज, प्रत्येक परागकोश में, प्रत्येक परागकोश पाली में होते हैं। क्या कह रहा है? ईच एंथर लोब हैज, ये कह रहा है प्रत्येक परागकोश की जो पाली है उसमें क्या होगा? एक परागकोश के अंदर बेटा दो पालियां होती है। अब इन्होंने ये पूछा है कि प्रत्येक पाली में क्या होगा। जैसे ये एक पाली है, तो इस एक पाली में आपको क्या मिलेगा? प्रत्येक पाली के अंदर क्या मिलेगा? 3 माइक्रोस्पोरेंजिया, 3 लघु बीजाणुधानी, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। यहां जहां जहां सूक्ष्म लिखा हुआ है ना, इसको आप लघु पढ़ लेना, लघु। तो यहां लिखा हुआ है 2 लघु बीजाणु धानी। ये क्वेश्चन हर बच्चे को पता होना चाहिए बेटा, ध्यान से सुन लेना, ये बात भूलना कभी मत। आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ गलती भी कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रत्येक परागकोश की पाली लिखा हुआ है, मतलब प्रत्येक पाली में ये पूछा है। सीधे शब्दों में पूछो तो प्रत्येक पाली में लघु बीजाणुधानी, एक पाली के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानी होगी, ये पूछा है। दोनों पाली में नहीं पूछा, एक पाली में पूछा है। ईच लोब, बेटा एक पाली के अंदर, एक पाली में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, और दोनों पालियों का पूछा जाता तो 4 लिखते, तो यहां 4 नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा ना ईच एंथर लोब, प्रत्येक पराग पाली। एक पाली के अंदर कितने?
तो एक पाली के अंदर दो होंगे। अगर यहां पे बच्चों पाली शब्द लिखा हुआ नहीं होता और ऐसे होता ईच एंथर, तो आंसर 4 होता। इस बात को समझो आप, है ना। तो बच्चों एक पराग कोश के अंदर बेटा 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, ध्यान रखना। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया याद रख लोगे ना बेटा। हमेशा ध्यान रखो 1 एंथर इज इक्वल टू 1 एंथर इज इक्वल टू 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और 1 लोब इज इक्वल टू एक पाली बराबर 2 और एक एंथर बराबर 4। ये बात हमेशा ध्यान रखो, है ना मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर एक एंथर पूछे तो 4 होगा और एक पाली पूछे ना, ईच लोब पूछ ले, प्रत्येक पाली पूछ ले, तो आंसर होगा 2। समझ आई बात? चलो जी, अब इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन है, देखो यहां पे क्या पूछा हुआ, देखो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन ए बाइलोब्यूलर एंथर। एक दो पाली वाला जो परागकोश होगा ना बेटा, उसमें कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया होगी बताओ। एक दो पाली वाले परागकोश में कुल लघु बीजाणु दानी की संख्या कितनी होती है? यहां सूक्ष्म को आप लघु पढ़ लेना, है ना। हाँ बताओ देखें। अब बच्चों इसने लिखा बाइलोब्यूलर एंथर, यह है बाइलोब्यूलर एंथर। इसमें कुल माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी होती है? तो इसमें कितनी होती है अभी तो बताया। हाँ बी सही होगा सर, बिल्कुल बेटा सही बता रहे हो आप। इसका आंसर 4 होगा, ध्यान रखना। इसके पास में टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। ज्ञानेश्वर, चंदन, गिरीश, वीरू बेटा, शिवम, रवीना, वेरी गुड, स्वाति बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बेटा वो है कनेक्टिव इज। बच्चों कनेक्टिव को योजक बोलते हैं, योजक या संयोजक। बेटा संयोजक क्या होता है, योजक क्या होता है, कनेक्टिव किसे कहते हैं? कनेक्टिव का संबंध बच्चों स्टेमन से तो है पक्का। होता क्या है बताओ? टिश्यू ज्वाइनिंग टू एंथर लोब, दो एंथर के लोब को जोड़ने वाला जो टिश्यू है, क्या उसको कनेक्टिव कहते हैं? ओव्यूल स्टॉल्क, एक जो ओव्यूल होता है ना बच्चों, उसका जो तंतु होगा, क्या उसको कनेक्टिव कहते हैं? तंतु का सिरा, फिलामेंट का जो टिप होता है, क्या उसे बोलते हैं? या पराग कक्ष यानी पोलन चेंबर को बोलते हैं? बताओ बताइए, देखे सही क्या होगा, सही क्या होगा? कनेक्टिव, कनेक्टिव वो होते हैं बेटा जो दो पराग कोष को जोड़ने का काम करते हैं। ए होगा सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। राखी, आरती बहुत ही बढ़िया बच्चों, अंजलि, पिंकी पाल बहुत बढ़िया, सुमन, सलोनी, हिमांशी, अनामिका हाँ बहुत ही बढ़िया, अंशु, उमंग, नैन्सी, निशा, शफीना बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही। दो पराग कोष के खंड आपस में जिस टिश्यू से जुड़ते हैं उसको कनेक्टिव कहते हैं। यह है एक पाली और यह दूसरी पाली। ये यहां पर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू से जुड़ती है। एक विशेष उत्तक बच्चों इनको क्या करता है, जोड़ता है। यहाँ पे एक विशेष प्रकार का टिश्यू होगा और उसी को हम लोग कनेक्टिव कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? कनेक्टिव। तो पराग कोष की दोनों पालियों को जोड़ने वाली स्ट्रक्चर कनेक्टिव कहलाती है, भूलना मत बेटा। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने।
आउटर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर। बेटा एंथर के बाहर 4 लेयर होती है, परागकोश 4 लेयर से कवर रहता है। तो इसमें पूछा है परागकोश की सबसे बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं, सबसे बाहर वाली परत को क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी की सबसे बाहरी परत, ऐसे भी पूछा जा सकता है। बताओ टेपिटम, मिडल लेयर, एंडोथीसियम या एपिडर्मिस, बताइए 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 बताइए। शालू जी बहुत बढ़िया, वंदना, भाविका, कुशल, हाँ जी, निशा बेटा, सुदर्शन, खुशी, सपना, एपिडर्मिस होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। आउटर मोस्ट पूछ रहा है ना, ये आपने इमेज तो देखा ही होगा, ये वाला भाई, ये वाला इमेज तो आप सबने देखा ही है, माइक्रोस्पोरेंजिया का, एंथर का। इसके सबसे बाहर की जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं, है कि नहीं। एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम के नीचे मिडल लेयर है, और सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, सबसे अंदर वाली जो लेयर है बेटा उसको हम कहते हैं टेपिटम। तो टोटल 4 लेयर होती है बच्चों, कितनी, 4। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है बेटा, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे मध्य परत, मिडल लेयर, और एक एंथर में सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं बेटा, टेपिटम। क्या कहते हैं, टेपिटम। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं बेटा, एपिडर्मिस, है ना, बहुत ही बढ़िया। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, क्या बात है क्या बात है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है नंबर 8। टेपिटम क्या प्रदान करता है, टेपिटम प्रोवाइड। बच्चों जो टेपिटम लेयर है, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, ये क्या प्रोवाइड करती है, कोई बताएगा, बताओ। देखे, पिगमेंट प्रोवाइड करेगी क्या, मैकेनिकल सपोर्ट देगी क्या, न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर, और फिर है फ्रेग्रेंस देगी क्या। जल्दी बताओ, देखें जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए। हाँ, अनिल जी, गोमती मेघवाल जी, हाँ, गीता देवी, रुकमन प्रजापति, दीक्षा यादव, सलोनी, नेहा प्रजापति, ममता सैनी, वेरी नाइस, खुशी, अंजलि, अभिनंदन पटेल, अनुप्रिया यादव, बहुत ही बढ़िया बेटा। फूड, नरिशमेंट, न्यूट्रिशन, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बहुत ही शानदार। हितेंद्र सांख्या। अब देखो बेटा, ये बात बिल्कुल सही है कि इसका काम है नरिशमेंट का, इसका काम है बच्चों न्यूट्रिशन का, इसका काम है भोजन उपलब्ध करवाने का, है ना। ये जो टेपिटम लेयर होती है ना बेटा, इसका जानते हो क्या यूज है, यहां पर बनता है माइक्रोस्पोर। उस माइक्रोस्पोर को, या यूं कह दो पोलन ग्रेन को, न्यूट्रिशन देने का काम करती है। किसको न्यूट्रिशन देती है बेटा, टेपिटम, याद रखना, पोलन ग्रेन यानी परागकण, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये काम है मेरे दोस्तों। याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन सिंथेसाइज्ड इन, बताओ देखिए, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण कौन सी परत के द्वारा होगा,
क्या एपिडर्मिस बनाती है क्या स्पोरोपोलेनिन? एपिटम के द्वारा बनेगा क्या बेटा? एंडोथीसियम के द्वारा बनेगा क्या? है ना? या बेटा पोलन ग्रेन के द्वारा बनेगा क्या? बताओ देखे। स्पोरोपोलेनिन का निर्माण कहां पर होगा? संश्लेषण कहां पर होगा वो आपको बताना है। कहां पर होगा भाई? बताओ देखें। हाँ जल्दी बताना, देखें अभी पता चलेगा कौन सही आंसर दे रहा है। बहुत खूब जी, बहुत खूब। प्रिया जी बहुत बढ़िया बेटा। दीपेंद्र जी वेरी गुड। हाँ यहाँ पे पोलन ग्रेन कौन बोल रहा है जी? अरे टेपिटम होगा कि पोलन ग्रेन होगा, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है कुछ बच्चों के। परागकण सही होगा कि टेपिटम सही होगा? बताना तो। टेपिटम बनाएगी स्पोरोपोलेनिन को कि पोलन ग्रेन बनाएगा? क्या लगता है आपको? समीक्षा समीक्षा कह रही सर बी होगा। लता बी, प्रीति बी, स्नेहा बी, बहुत बढ़िया। विक्रांत बीबी बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा बेटा, यहां राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही बात है। टेपिटम का काम ही है बेटा स्पोरोपोलेनिन को सिंथेसाइज करना। तो सर पोलन ग्रेन फिर क्या है? अरे भाई पोलन ग्रेन के एग्जाइन लेयर के ऊपर, पोलन ग्रेन की जो ये बाहर वाली परत होती है न, इस बाहर वाली परत के ऊपर टेपिटम लेयर के द्वारा स्पोरोपोलेनिन का सीक्रेशन होगा। स्पोरोपोलेनिन पाया तो जाता है इस पोलन ग्रेन की एग्जाइन पर, लेकिन इसकी एग्जाइन पे आता कहां से है? टेपिटम से। तो टेपिटम स्पोरोपोलेनिन को बनाती है, बनाने के बाद में पोलन ग्रेन के ऊपर सीक्रेट करती है। तो जब ऐसे पूछेगा ना सिंथेसाइज्ड, तो आंसर टेपिटम होगा, है ना? हाँ जी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। हाँ इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन के दो आंसर है, दो अलग अलग। देखना कैसे। कौन सी परत पराग कोश के स्पुटन में सहायक होती है? विच लेयर हेल्प इन डेइसेंस ऑफ एंथर? बेटा यहां डेइसेंस का मतलब होता है फटना, और जब एंथर फटेगा उसके अंदर से पोलन ग्रेन निकलेंगे, परागकण निकलेंगे। तो कौन सी ऐसी परत है? टोटल 4 परत होती है बेटा। कौन सी ऐसी परत है जिसकी वजह से ये एंथर फट जाता है और इसके अंदर के परागकण बाहर निकल जाते हैं? अब कौन सी परत है ऐसी भाई? एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसका आंसर बताओ। एपिडर्मिस, मिडल लेयर, एंडोथीसियम, टेपिटम। अब तो गड़बड़ हो गई, चारों ही परत का नाम आ गया। अब कौन सी लिखें भाई? ध्यान रखना मेरे दोस्तों, है ना? हाँ ध्यान रख लेना, इस प्रश्न के दो आंसर है। इस प्रश्न के कितने आंसर है बेटा? दो आंसर है। दो आंसर कैसे हैं सुनो। अगर क्वेश्चन इस तरह से हो जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और ऑल, अगर ऐसे लिखा हुआ आए तब आंसर होगा ऑल। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आंसर होगा एंडोथीसियम। यही बात आपको ध्यान रखनी है ना? यह बात आपको ध्यान रखनी है। जब चारों ही लेयर ऑप्शन में हो
और फिर आपसे पूछे पराग स्फुटन करवाने वाली लेयर, तो बच्चों इन चारों में से जो सबसे मेन है वो एंडोथीसियम है। लेकिन अगर बच्चों ऐसे पूछ ले पराग कोश की सुरक्षा एवं स्फुटन में सहायक परत, जब क्वेश्चन इस तरह का बनेगा तो आंसर आएगा ओल। याद रख लेना मेरे दोस्तों, कोलन डेhiscence और डेhiscence के साथ साथ प्रोटेक्शन, ये जो दोनों काम है मेरे दोस्तों वो इन तीनों ही परत के द्वारा होता है। ध्यान रख लेना, एनसीईआरटी की स्पष्ट लाइन है, स्पष्ट लाइन है, ध्यान रख लेना। और आप अपने नोट्स में ये बात लिख भी लो, ये क्वेश्चन नोट भी कर लेना। जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए पोलन डेhiscence या एंथर डेhiscence, तो आंसर आपको एंडोथीसियम लिखना है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह का है जिसमें तीनों लेयर के साथ ओल लिखा हुआ हो और क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ हो प्रोटेक्शन एंड एंथर डेhiscence, तो फिर ओल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? लघु बीजाणु के निर्माण को, सूक्ष्म बीजाणु की जगह शब्द याद रखो लघु बीजाणु। हाँ जी, बताओ देखे, लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताओ देखे, लघु बीजाणु बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गेमीटोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलिनेशन और मेगास्पोरोजेनेसिस। बताओ देखें सही क्या होगा? सही क्या होगा बताना तो। लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बता दो देखे जल्दी से जल्दी। युग्मक जनन, लघु बीजाणु जनन, पराग गण या गुरु बीजाणु जनन? नाम से ही पता चल रहा है ना भाई। लघु बीजाणु का निर्माण हो कहां पे रहा है, पहले तो मुझे ये बताओ। लघु बीजाणु का निर्माण, माइक्रोस्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं ना, वो होते हैं बच्चों एंथर के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती है ना लघु बीजाणु दानी, उसके अंदर ये प्रोसेस चलता है, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। याद रख लोगे ना? तो इस प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आपने भी बी करेक्ट बोला है, बिल्कुल सही है बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि नहीं चलें भाई? अरे बिल्कुल चलिए, क्यों नहीं। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। स्पोरोजीनस टिश्यू इज फाउंड इन, बीजाणु जन उत्तक पाया जाता है। ये कहां पर पाया जाता है आपको ये बताना है। ये जो बीजाणु जन उत्तक है ये कहां होगा? ओवरी, स्टाइल, एंथर या स्टिग्मा? अंडाशय, वर्तिका, परागकोश या वर्तिकाग्र? बताइए विवेक जी, बताओ देखे बीजाणु जन उत्तक कहां पर होगा? जल्दी बताओ देखे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, बहुत बढ़िया जी राजभर जी, जल्दी बताओ देखें। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट लेके आया हूं भाई साहब। जागो इंडिया, जागो, जागो इंडिया, जागो, जागो इंडिया, जागो। ठीक है ना भाई साहब? हमारे जो पास में जो टीम बैठी है वो कई बार सो जाती है, और सो जाती है तो हमारे पास है जागो इंडिया, जागो। मैं आप सबको कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप सब लोग भी इस तरह की एक बोतल लेके आए बाजार से, उसमें पानी भर दें और अपने परिवार वालों को और अपने पास में जो भी आपके पास बैठ के पढ़ता है उसको ये बोलना है, मुझे जब भी झपकी आए तो आप ये पूरी की पूरी, ठीक है ना? हाँ, है ना भाई साहब? नींद भाग जाएगी कोसों दूर, फिर भी ना भागे तो एक बाम
50 काम, है ना। इस ब्रांड का मैं प्रमोशन नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये इतना खतरनाक ब्रांड है भाई साहब। इस एक गाना था उसमें इसका नाम ले लिया गया था, तो इस कंपनी ने उस गाने के जो प्रोड्यूसर थे उससे 50 लाख रुपए लिए, है ना। ये इतने खतरनाक लोग हैं ये बाम वाले, इसलिए मैं इसका नाम नहीं लूंगा। हाँ जी। अब देखिए मित्रों, सुनो, स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। अब आप सोचोगे गुरुजनों की क्लास में बाम का क्या काम। तो भाई साहब पूरे दिन भर पढ़ाते हैं तो सर दर्द सबसे ज्यादा गुरुजनों का ही होता है ना। तो पानी पहले छिड़कते हैं मुंह पे, फिर बाम लगाते हैं, है ना, फिर यहीं पे रेस्ट कर लेते हैं भाई साहब धड़ाम से। हाँ, तो सुनिए मित्रों, ये जो स्पोरोजीनस टिश्यू होता है ना बेटा, पहले मुझे इतना बता दो कि ये 2N होता है कि N होता है, ये डिप्लॉइड होता है कि हैप्लॉइड होता है, इतना आप बताओ जल्दी। और आपने एक आंसर सी दिया है, ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है बच्चों। स्पोरोजीनस टिश्यू परागकोश में पाया जाता है, लेकिन अगर यहाँ परागकोश लिखा हुआ नहीं होता तो फिर यहाँ क्या लिखा हुआ होता? यहाँ लिखा हुआ होता माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या लिखा हुआ होता है यहाँ पे? माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा हुआ होता। ये बात हमेशा ध्यान रखो, लघु बीजाणुधानी के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। अब बताओ डिप्लॉइड होगा कि हैप्लॉइड होगा? लकी, डिप्लॉइड होगा, बहुत बढ़िया। यह हैप्लॉइड नहीं होता है, डिप्लॉइड होता है, ध्यान रख लेना। और एक बात बता दूं आपको, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, और उस समसूत्री विभाजन से बेटा इसमें बनती है एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे बनता है माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु। तो जब लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है ना बच्चों, जब लघु बीजाणु जनन चलता है, जब माइक्रोस्पोरोजिनेसिस चलता है ना, तो इस टिश्यू का उपयोग होता है, ध्यान रख लेना। तो ये परागकोश के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें ये टिश्यू पाया जाता है, ये एक डिप्लॉइड टिश्यू है, और इस टिश्यू से माइक्रोस्पोर बनते हैं। पहले इस टिश्यू से बनती एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, जिससे आगे माइक्रोस्पोर बनते हैं, और फिर आगे उससे पोलन ग्रेन बनता है, परागकण बनता है। ये मैं आगे नेक्स्ट कल वाली क्लास में इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन तो मैंने वैसे करा दिया कि परागकोश की भित्ति में कितनी परत होती है। एंथर वॉल हैज हाउ मेनी लेयर? बताओ देखें, परागकोश की भित्ति, और यही क्वेश्चन परागकोश की जगह यहां लिखा हो सकता है माइक्रो स्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी की जो संरचना है वो कितने परत से मिलकर बनती है? बताइए देखें, 4, 2, 3 या 5? अभी तो बताया था 4 होगी। कौन सी 4 है बताना तो, कौन सी 4 परत होगी भाई? एंथर के बाहर एक होती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर, एंडोथीसियम के अंदर, मिडल लेयर के अंदर, मिडल लेयर के अंदर होती है टेपिटम। तो ये टोटल 4 परतें होती है बच्चों, है ना। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? बिल्कुल चलिएगा, बिल्कुल चलिएगा, बिल्कुल चलिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है देखिए बेटा, पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन, परागकण कहां पर उत्पन्न होते हैं? परागकण स्टिग्मा में बनेंगे, ओवरी में बनेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया में बनेंगे, स्टाइल में बनेंगे? बताइए देखें, कौन सी संरचना में पोलन ग्रेन बनेगा, परागकण बनेगा?
परागकण कहां पे बनेगा जी? परागकण, यहां पे परागकण भी लिखा हो सकता है और यहीं पर माइक्रोस्पोर भी लिखा हो सकता है बेटा। माइक्रोस्पोर लघु बीजाणु, क्योंकि लघु बीजाणुओं से ही आगे परागकण बनता है, ध्यान रखना है ना। तो बच्चों ये बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में, ये बनते हैं लघु बीजाणु धानी में, ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर यहां पर ये लिखा हुआ नहीं हो तो क्या लिखा हुआ होगा यहां पर? एंथर, परागकोश। तो परागकण कहां पर बनेंगे? पोलन ग्रेन कहां पर बनेंगे? एंथर में बनेंगे। और ऑप्शन में एंथर नहीं होगा तो क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। ये बात ध्यान रख लेना बेटा, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सी होगा। 86% बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें क्या नहीं चलें? बिल्कुल चलिए, क्यों नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिएगा, निम्न में से बहुकेंद्रीय एवं बहुगुणित परत है, कौन सी ऐसी लेयर है बच्चों जो पॉलीप्लॉइड और मल्टी न्यूक्लिएट होती है? मल्टी न्यूक्लिएट भाई, एंथर के बाहर एक ऐसी लेयर भी होती है बच्चों जिसमें पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है, तो वो कौन सी है? एपिडर्मिस है, एपिटम है, एंडोथीसियम है, जल्दी बताओ देखें, या मिडल लेयर है? कौन सी ऐसी लेयर है? ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी लेयर है जिसमें पॉलीप्लॉइडी होती है और जो मल्टी न्यूक्लिएट होती है? बताओ देखे, बहुकेंद्रीय और बहुगुणित परत जो एंथर के बाहर होती है, बताओ देखें। 87% बच्चे कह रहे हैं टेपिटम होगी, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। टेपिटम परत की जो कोशिका होती है ना बेटा, टेपिटम की जो कोशिका है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। टेपिटम की कोशिकाओं में पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है, ध्यान रखना बच्चों, क्या पाई जाती है? पॉलीप्लॉइडी। और ये कंडीशन किसी में नहीं होगी, ध्यान रख लेना। पॉलीप्लॉइडी किस में पाई जाएगी? टेपिटम की सेल में। टेपिटम की सेल होती है मल्टी न्यूक्लिएट। टेपिटम की जो सेल है ना बच्चों, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सघन कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। और इसके अलावा जो टेपिटम है बच्चों, वो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है बेटा, और इसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना बेटा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और इसके अलावा बेटा ये स्पोरोपोलेनिन सिंथेसिस का काम करती है, स्पोरोपोलेनिन बनाने का काम करती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने बेटा, हर एक बिंदु याद रखना, यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा एक टेपिटम से। टेपिटम में बहुगुणिता होती है, बहुकेंद्रीय होती है, इसमें सघन कोशिका द्रव्य होगा, यह आंतरिक परत है, यह बच्चों पोषण प्रदान करती है पराग कणों को, और ये बच्चों स्पोरोपोलेनिन बनाती है, और ये स्पोरोपोलेनिन बच्चों परागकण के बाहरी आवरण में इकट्ठा हो जाता है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। इसके बाद में हाँ जी, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। परागकण की बाहरी परत किससे बनती है? द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। परागकण की सबसे बाहर वाली भित्ति कौन से पदार्थ से बनती है? बेटा देखो, परागकण की बाहर वाली भित्ति में क्या होगा?
ये आपको बताना है। बताओ। परागकण की बाहर वाली भित्ति में क्या पाया जाता है? और बाहर वाली भित्ति को कहते हैं बेटा एक्साइन। तो इस पोलन ग्रेन की एक्साइन में क्या होगा और इंटाइन में क्या होगा? एक होती है इंटाइन, दूसरी होती है एक्साइन। बताओ, पैक्टीन, सेलुलोज, लिग्निन या स्पोरोपोलेनिन? आपसे पूछा है आउटर वॉल। आउटर वॉल को कहते हैं एक्साइन। तो एक्साइन किस पदार्थ की बनी हुई है ये आपको बतानी है। 81% बच्चे डी बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों आप। और ये बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी बेटा। जो टेपिटम लेयर होती है ना, टेपिटम बच्चों, टेपिटम लेयर के द्वारा स्पोरोपोलेनिन बनाया जाएगा। फिर स्पोरोपोलेनिन का सीक्रेशन होता है पोलन ग्रेन के ऊपर। इसी की वजह से पोलन ग्रेन की एक्साइन बनेगी। तो पोलन ग्रेन की एक्साइन के ऊपर स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होगा? स्पोरोपोलेनिन का। इसलिए बच्चों एक्साइन जो है बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होती है। याद रख लेना, बहुत ज्यादा प्रतिरोधी, बहुत मजबूत होती है। इसको कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा पदार्थ है, ये किसी से भी डाइजेस्ट नहीं होता। नॉट डाइजेस्ट फ्रॉम एंजाइम। एंजाइम से तो कभी ये डाइजेस्ट होता ही नहीं है। स्पोरोपोलेनिन इतना ज्यादा बच्चों मजबूत होता है, इतना रेसिस्टेंट होता है, उच्च प्रतिरोधी होता है। ये बात आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और पीछे रह रहा है। हाँ जी, क्या लिखा है? पराग कोश का स्फुटन क्या कहलाता है? एंथरडेhiscence मींस, एंथरडेhiscence का क्या मतलब है बच्चों? पराग का निकलना, बीजांड का निषेचन, पराग का निर्माण या अंकुरण? बताओ। पोलन रिलीज, ओव्यूल फर्टिलाइजेशन, पोलन फॉर्मेशन या जर्मिनेशन? एंथरडेhiscence का क्या मतलब है बच्चों? देखो, ये अगर एक पराग कोश है, तो जो पराग कोश बच्चों जब फट जाता है ना, पराग कोश क्या हो जाता है बेटा? जब फट जाता है ना, तो इस पराग कोश के अंदर जो पराग कण होते हैं ना बेटा, वो बाहर निकलने लगते हैं। इसी घटना को बोलते हैं बेटा पोलन डेhiscence या एंथरडेhiscence। तो याद रखना, एंथर से पोलन ग्रेन का रिलीज होना, पराग कोश से पराग कण का निकलना, यही प्रोसेस है बेटा एंथर डेhiscence। याद रख लोगे क्या? बिल्कुल याद रख लेंगे। और इसमें मुख्य भूमिका एंडोथीसियम की है, लेकिन एंडोथीसियम के अलावा मिडल लेयर और एपिडर्मिस भी इसमें हेल्प करती है। बताइए, देखें, सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। और एक बात बोलना चाहता हूं, जिन बच्चों ने विजय एजुकेशन से यूपी बीएससी नर्सिंग और यूपी पैरामेडिकल के लिए बुक ऑर्डर करी थी, उन बच्चों की बुकें कल यहां से डिस्पैच होने वाली है बच्चों। ये मैं आपको बता दूं, यूपी पैरामेडिकल और यूपी बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए विजय एजुकेशन की जो बुक आप बच्चों ने ऑर्डर करी थी, वो कल यहां से डिस्पैच हो जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक आपकी बुक्स आपके घर तक पहुंच जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने अभी 2-3 दिन पहले ऑर्डर करी होगी, तो उनकी 16-17 अक्टूबर को पहुंचेगी। और जिन्होंने शुरुआत में ऑर्डर करी थी, स्टार्टिंग 1-2 दिन में, 25 तारीख से 30 तारीख तक के जो बच्चे होंगे, उनकी 15 अक्टूबर तक किताबें घर तक आ जाएगी। टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब बाकी राज्यों के लिए बुक देखो, यूपी की बुक आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। केवल 500 से 700 किताबें ही बची हुई है ना? तो यूपी का कोई बच्चा अगर बुक ऑर्डर करना चाहता है, तो आज या कल में ही ऑर्डर कर देना बच्चों। हो सकता है आज
या कल सुबह तक आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकती है। दूसरी बात है मेरे दोस्तों, दूसरे राज्यों के लिए जैसे राजस्थान के लिए, बिहार के लिए, एमपी के लिए, एम्स के लिए ये बुक बच्चों एकदम तैयार है। और आप ये समझ लीजिएगा कि 15 तारीख तक इसकी लॉन्चिंग का हमारा प्लान है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। और आप सबका बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और विजय एजुकेशन का आज नया बैच भी अपन ने स्टार्ट कर दिया है। नए बैच में अपन ने क्लासें शुरू कर दी हैं। आज 8 अक्टूबर है और आज ही के दिन विजय एजुकेशन ऐप में न्यू बैच में क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप में से कोई भी बच्चा विजय परिवार के साथ जुड़ना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो आज ही विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन तैयारी में लग जाएं। और सबसे बड़ी बात यही है, खूब पढ़ें, खूब रिवीजन करें, टाइम टू टाइम अपनी क्लास देखें, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, फुल कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है ना। और अपने माइंड में एक चीज क्लियर रखें, और वो है गवर्नमेंट सीट पर सिलेक्शन लेके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपका अपना विजय परिवार, इसे आप सपोर्ट करें, है ना, सहयोग करें। और आपसे पैसों का सपोर्ट नहीं चाहिए, बस आपसे प्रेम चाहिए। इस विजय परिवार के बारे में बताएं और बच्चों को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं कि हम वहां पे पढ़ते हैं और वहां अच्छी टीम है। यही जानकारी आप औरों को बताएं बेटा। देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो बहुत बड़े स्तर पे मार्केटिंग करते हैं, अखबार में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। अपनी बच्चों इतनी फीस नहीं है, 790 रुपये फीस है या 990 फीस है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपन नहीं कर पाते हैं, ये रियलिटी है। कोई अखबार में ऐड नहीं दे सकते, कहीं पर भी गूगल पर ऐड नहीं चला सकते। इतनी ज्यादा बच्चों अपने पास में कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो अर्निंग नहीं है। ठीक है ना। एक सीमित संसाधन के तहत अपन काम कर रहे हैं। उद्देश्य है अपना एक अच्छी शिक्षा आप बच्चों तक पहुंचाना, वो पहुंचा रहे हैं। आपके सहयोग की वजह से ये चीजें और आसान हो रही है। प्लीज आप अपना सपोर्ट करते रहें। और सबसे बड़ी बात है, हम गुरुजन जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, मेहनत करके पढ़ो बच्चों, इसे रिजल्ट में बदलो, है ना। आपकी और हम सब की असली जीत तभी होगी जब अपन सफल हो जाएंगे, टॉप संस्थान में प्रवेश लेंगे। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।